तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है जो कि दूसरी रेलगाड़ी के समांतर पटरी पर चल रही है और यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखिए, जो समय होता है, समय समय बराबर क्या होता है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग। चूंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है तो इनकी चालों को हम लोग जोड़ लेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल, इसी फार्मूले बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, समय हमारा कितना दिया है 9 सेकंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 बराबर पहली गाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर, दूसरी गाड़ी की लंबाई है 150 मीटर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है उसकी चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें हम 5/18 से गुणा करवा के इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछ रहा था तो हमने मान लिया v2। अब इसका तिर्यक गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पे जब आप गुणा करवाओगे तो इसका गुणा हो जाएगा 9, यहाँ पे 90 कर दिए, यहाँ पे 4 गुणे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 18। ये 0 90 में लगा दिए, मतलब 9 में लगा दिए तो 90 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9v2 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 100 प्लस 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 250। अब देखिए यहाँ पे 18 पचे 90 और 5 पचे 25 और 25 चौका 100, यानी इधर तो हो गया आपका 100 प्लस 9v2 बराबर कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ पे यदि v2 बराबर निकालेंगे तो यह आएगा 150/9। यदि इसमें हम 18/5 से गुणा करवा दें तो ये किलोमीटर पर घंटा में बदल जाएगा। आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करवाते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करवाया जाता है, मतलब इसी का जस्ट अपोजिट। ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 5 तिहाई 15, मतलब 30। 30 दूना कितना हो जाएगा 60, यानी v2 बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल थी वो किलोमीटर पर घंटा में 60 किलोमीटर पर घंटा आएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी दिया है 60 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। यानी देखिए, ए जो है वो 1/4 को कितने दिनों में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है। तो एक भाग को कितने दिनों में करेगा, तो एक भाग को करेगा 10 का 4 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 40 दिन। ऐसे बी का निकालेंगे तो 3 का गुणा 20 में करा देंगे तो बी का एक भाग का काम निकल जाएगा। तो एक भाग बी कितने दिन में करेगा, तो 30 दूना 60 दिन में। अब ये दोनों यदि मिल जाए तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे, तो एक दिन का, एक घंटे का यदि हम काम निकालें या एक दिन का काम निकालें तो ये हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60। चूंकि यहाँ पे दिन दिया है तो हम लोग घंटा यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग 40 दिन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, यानी 3 दूनी 5 हो जाएगा। अब देखिए 120 को यदि हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा 120/5। ये जो आएगा आपका ये दिन आएगा, चूंकि ये क्या था भाग था। कितने दिन, एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने भाग काम करेंगे। अगर इसी को उलट देंगे तो हमारा दिन बन जाएगा, क्योंकि जो काम होता है वो समय का उल्टा होता है। तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 चौक 20, यानी कितना दिन लगेगा ये 24 दिन। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हम 24 दिन दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। अब तो एसएससी जीडी 2023 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म भरने शुरू भी हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से करिए, क्योंकि इस बार आपको चूकना नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपया 4 वर्षों के लिए, 600 रुपया 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपया की धनराशि ब्याज के रूप में मिली। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी, यानी आपसे दर पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका
दर बराबर अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के बताएं तो हो जाएगा आपका ब्याज गुणते 100, ब्याज गुणते हो जाएगा 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा मूलधन पहला गुणते समय पहला, यानी मूलधन पहला समय पहला, प्लस मूलधन ये दूसरा हो जाएगा और गुणते समय दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूलधन 2 था, एक 500 रुपया था, एक 600 रुपया, समय भी आपका अलग अलग है। तो ब्याज कितना है आपका 190 गुणते हो जाएगा आपका 100, और जो आपका मूलधन था, मूलधन यहाँ पे यदि हम 600 रुपया देखें तो 6 का गुणा 4 में करा देंगे, यानी 6 का गुणा 4 में नहीं कराएंगे, 5 का गुणा 4 में कराएंगे, चूँकि 500 4 वर्षों के लिए जमा किया था। और यहाँ पे हो जाएगा 600 गुणे 3। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 19,000 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20 मतलब 2000, और प्लस हो जाएगा 6 18 मतलब 1800। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 19,000, और यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3800। 0000 काट दीजिए, 38 पंचे जो होता है आपका 190 होता है, यानी जो दर है वो आपका कितना हो जाएगा 5%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमारा 5%, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि ए ने बी को 4800 रुपया में एक कंप्यूटर बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, बी को कितना लाभ हुआ। सवाल पढ़ने में थोड़ा अजीब है लेकिन लगेगा बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे कह रहा है, जो ए है वो बी को एक सामान बेच रहा है कितने रुपया में 4800 रुपया में, और कितने का हानि हो रहा है इसको 20% का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ए इस वस्तु को खरीदा कितने में था, मतलब कंप्यूटर खरीदा कितने में था। यहाँ पे इसका यदि हम क्रय मूल्य निकालें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 100, और 100 में से हम 20 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 80। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4800 गुणते 100 और बटे में 80, 1 0 से 1 0 8 छक 48, मतलब जो क्रय मूल्य निकल कर आया वो कितना निकल कर आया आपका 6000 रुपया। यानी ए जो था कंप्यूटर खरीदा था 6000 रुपया में, बेचा आपका 4800 रुपया में, 20% की हानि हो गई। अब कह रहा है जो बी है ये बी अब खरीद चुका 4800 रुपया में, बी उसे सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। अब देखिए ए खरीदा था 6000 में, अब 15% का लाभ होगा तो बेचेगा कितने में, ये ए का निकाल रहे हैं, तो ये बेचेगा आपका 6000 गुणते 100 प्लस 15 बटा 100 कर देंगे, तो 100 प्लस 15 करेंगे तो 115 बटा 100 हो जाएगा। 0000 आप काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्का 90, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, मतलब ये 6900 रुपया में ए जो है वो सामान को बेचेगा, तब जाके 15% का लाभ होगा। अब बी को कितना लाभ हुआ, तो जो बी है वो सी को सामान बेच रहा है 6900 रुपया में, ये जो बी है वो सी को कितने में सामान बेच रहा है 6900 रुपया में, तो कितने का लाभ हुआ, तो आपको 4800 6009 में से घटा देना है, क्योंकि 4800 बी के लिए क्रय मूल्य है और 6900 विक्रय मूल्य, मतलब ये रहा विक्रय मूल्य और ये रहा क्रय मूल्य। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, विक्रय माइनस क्रय करना पड़ता है। तो जब घटाएंगे तो आएगा आपका 2100 रुपया, यानी जो बी है उसको 2100 रुपया का लाभ हुआ। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2100 रुपया, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न में। देखिए हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 11 संख्याओं का योग निकालते हैं। तो योग बराबर आप जानते हो, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है संख्या गुणते एवरेज। योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणते एवरेज, मतलब संख्या गुणते औसत होता है। तो संख्या 11 था, औसत 36, तो हम लोग क्या करेंगे गुणा करवा दिए, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 6 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 396। अब 9 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो जब इसका योग निकालेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 34, मतलब संख्या गुणे औसत। 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। अब जो शेष 2 संख्या है उसको पता करना होगा, तो ये 11 संख्याओं का योग में से 9 संख्याओं का योग माइनस करना पड़ेगा। तो जब घटाएंगे तो ये आएगा आपका 90,
मतलब 396 में से 306 घटाएंगे कितना आएगा, 90 आएगा। यदि पहली संख्या को हम मान ले 2x और दूसरी संख्या को मान ले 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 90। 3 2 5x हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 18। 3 2 5 जोड़ लिए, 5 से जब 90 में भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। x का मान 18 आ गया। छोटी संख्या कौन है, तो 2 है, यानी 2x है। अब यानी 2 गुणे यहाँ पे कर देंगे 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा आपका 36। यानी पूछ रहा था लघुत्तम संख्या का मान बताइए, तो लघुत्तम संख्या कितना है आपका 36। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 36, और यही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 में 3 का गुणा करवाएंगे तो 54 भी आएगा, और 54 ऑप्शन में भी है, लेकिन हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो हम छोटी संख्या से मतलब रखेंगे, बड़ी संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 36, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो सबसे पहले जो दूध है उसमें हम देखते हैं कितना पानी है और कितना आपका दूध है। 10% पानी है तो 10% निकालेंगे, मतलब कितना आएगा आपका 4 लीटर। 4 लीटर आपका क्या है, पानी है। अब देखिए 40 लीटर में 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर क्या होगा आपका दूध होगा, 36 लीटर दूध हो जाएगा। अब आप जब नया मिश्रण में, मतलब जो मिश्रण है उसमें जब पानी की मात्रा और मिलाएंगे तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 20%। जब 20% पानी है तो दूध कितना होगा, 80%। अब पानी आप मिला रहे हो तो दूध की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन उसको पानी के साथ बढ़ेगी, लेकिन जो मेन आपका दूध रहेगा 36 लीटर वो तो नहीं बढ़ेगा। यानी जो हमारा मिश्रण है उसमें हम मान ले x लीटर हम पानी मिलाएंगे, और इसका यदि हम 80% निकालें, 80% का मतलब हम दूध की मात्रा निकाल रहे हैं, चूंकि 20% तो पानी हो जाएगा, तो 80% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 36 लीटर के बराबर, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ेगी पानी मिलाने पर और दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट देते हैं, इसका गुणा करवा लेते हैं, तो 8 चौके हो जाएगा 32, मतलब 320, प्लस ये हो जाएगा 8x, और यहाँ पर हो जाएगा 360। जब घटाएंगे तो 8x बराबर 40 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा आपका 5 लीटर। यानी जो मिश्रण में मिलाया गया पानी था वो कितना होगा, 5 लीटर होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 लीटर, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। और वीडियो में आप बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मदद भी मिलती है, ताकि हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहें। तो 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन के आधार के तल की परिधि 12 पाई सेमी है तथा ऊंचाई आधार तल के व्यास की दोगुनी है, उस बेलन का आयतन क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ये बेलन हो गया, बेलन का ये आधार वाला तल है, ये वाला तल, तो इसका जो परिधि दिया है, ये वृत्त के आकार कहते हैं, वृत्त का आकार का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर बराबर यहाँ दिया है 12 पाई। उसके बाद कह रहा है जो ऊंचाई होगा ये व्यास का दोगुना होगा, मतलब 2d होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद व्यास निकालेंगे, फिर ऊंचाई निकालेंगे, फिर जाके आयतन निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे काटेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, यानी r का मान कितना हो जाएगा आपका 6। जब r का मान 6 हो गया तो यहाँ पे देखिए जब व्यास निकालते हैं तो त्रिज्या का दोगुना होता है, और दोगुना का भी दोगुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। मतलब देखिए 6 दूनी 12 और 12 दूना के कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब 24 सेंटीमीटर आ गया तो हमसे पूछ रहा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हमको नहीं रखना है क्योंकि सारे मान पाई में दिए हैं। आर का मान है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, और एच का मान है 24। अब देखिए यहाँ पे 6 का 24 में 2 बार गुणा कराना है, तो पाई गुणते यहाँ पे 6 गुणे 6 का 24 में गुणा कराएंगे, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, मतलब 144 हो जाएगा। अब 144 का गुणा यदि 6 के साथ कराएंगे तो 864 आएगा, कितना आएगा 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो बेलन का आयतन होगा वो होगा 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु से 3/4 गुनी थी, अब से 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी होगी, श्याम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए
यहाँ पर है श्याम और यहाँ पर है आपका राम। अब जो श्याम और राम में देख रहे हैं कि जो श्याम है वो राम की आयु का कितना है 3/4 गुना, यानी इनमें जो अनुपात है वो 3:4 है। यानी यदि हम माने श्याम की आयु 3x तो राम की आयु कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 4x कर लेते हैं। अब देखिए, अब से 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पहले की आयु है तो वर्तमान में क्या होगा, यानी इनकी आयु को वर्तमान में लाया जाएगा तो इनमें 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3x + 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4x + 4। ये तो वर्तमान हो गया। अब वर्तमान से 4 साल बाद, यानी इसमें जब वर्तमान से 4 वर्ष बाद जब इसकी आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा तब ना वर्तमान से 4 वर्ष बाद और आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका 3x, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा आपका 4x + 8। अब कितने का अनुपात होता है, तो 5/6 का। अब इसका तिर्यक गुणा करवा लेते हैं। जब तिर्यक गुणा करवाएंगे ये हो जाएगा आपका 6 × 3 = 18x और 6 × 8 = 48। अब इधर हो जाएगा आपका 5 × 4 = 20x और प्लस 5 × 8 = 40। जब इसको पक्षांतर करेंगे 2x बराबर हो जाएगा आपका 8, यानी x बराबर आपका आएगा 4। तो पूछ रहा था श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु ये रही 3x + 4, तो हो जाएगा 3x का मान है 4 + 4, तो 4 × 3 = 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। तो जो श्याम की वर्तमान आयु है ये 16 वर्ष हो जाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हम 16 वर्ष दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 561 रुपया की धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है ताकि ए को बी से 120 रुपया अधिक तथा सी से 120 रुपया कम मिले। बी का भाग होगा, तो सबसे पहले ए है, बी है और सी है। बी के भाग को मान लेते हैं x, तो जो ए है वो बी से 120 रुपया अधिक पाता है, यानी x प्लस ये हो जाएगा 120, और जो सी है उससे 120 रुपया कम पाता है, यानी सी जो है 120 रुपया ज़्यादा पाता होगा। यानी जो इनकी आयु है ये हो जाएगा आपका x + 240। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 561 के बराबर। जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 3x प्लस हो जाएगा 360 बराबर किसके 561 के। तो 3x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 3 × 18 और 3 × 7 = 21, मतलब जो बी है वो 67 रुपया ज़्यादा पाता है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न में। जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटों में भर सकता है और दूसरा उसे 16 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। यानी टैंक 1 घंटे में कितना भरता है, तो 1/4 भाग, और टैंक 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो 1/16 भाग। तो क्या करेंगे, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो एक तो भरेगा एक खाली करेगा, यानी 1/4 - 1/16। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। अब 4 × 16, 16 × 1 = 16, मतलब कितना होगा 3/16। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा आपका 16/3, यानी 3 × 5 = 15, यहाँ पे 1/3। अब चूंकि ये घंटे में है तो यहाँ पे हो जाएगा घंटा। यानी जो ये टैंक है ये पूरे कितने घंटे में आपका कह रहा है कितने समय में भरेगा, तो 5 से 1/3 घंटा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 से 1/3 घंटा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, और अभी तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।